बात है, अजय और विजय नाम के दो भाई जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी। दोनों भाई थक गए थे और उन्हें भूख भी लग गई थी। विजय बोला, भैया मुझे बहुत भूख लग गई है, क्यों ना हम खाना खाकर थोड़ा आराम कर लें। उसके बाद वापस गांव के लिए चलेंगे। अजय ने कहा, ठीक कह रहे हो विजय, मुझे भी भूख लग रही है। यहाँ पास ही तालाब है, वहीं चलकर खाना खाते हैं। तालाब के पास उन्हें एक तपस्वी दिखाई दिए। दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव। तपोवन महाराज बोले, आयुष्मान भव। तुम कौन हो? प्रभु, मेरा नाम अजय है और यह मेरा छोटा भाई विजय है। हम भूख के कारण तालाब के पास आकर भोजन करना चाहते थे। अच्छा, तालाब यहाँ से पास ही है, तुम वहाँ जाकर भोजन कर लो। नहीं प्रभु, आप जैसे तपस्वी के दर्शन हो गए, इससे ही हमारी भूख मिट गई। तुम तो बड़े ही नम्र और उदार प्रतीत होते हो। धन्यवाद, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। कहो क्या वर मांगते हो? प्रभु, हमारी माँ सुशीला देवी ने बड़े कष्ट उठाकर हमें पाला है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया हमारी माँ के लिए कुछ ऐसा दें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। यह लो जादुई साड़ी। इसकी विशेषता यह है कि जिस रंग में बदलने का आदेश दोगे, यह उसी में बदल जाएगी। अजय और विजय साड़ी लेकर घर लौट आते हैं। अरे वाह, यह साड़ी तो बहुत सुंदर है। हे साड़ी, मैं चाहती हूँ कि तू दूसरे रंग में बदल जा। और तुरंत साड़ी दूसरे रंग में बदल गई। दिन गुजरते हैं और सुशीला देवी रोज नए नए रंग की साड़ी पहनकर कभी बाजार जाती तो कभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने। एक दिन अजय की पत्नी रेखा बोली, जी मुझे अपनी माँ के यहाँ जाने का मन है। भाग्यवान, अभी फसल कटाई का समय है, तुम ही चली जाना। अगर हो सके तो अपनी माँ से कहकर जादुई साड़ी कुछ दिनों के लिए ले आना। बेटी, मैंने सब सुन लिया। तुम्हें साड़ी चाहिए तो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, यह साड़ी जादुई है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। रेखा साड़ी लेकर मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद रेखा लौट आती है और साड़ी अपनी सास को लौटा देती है। लेकिन अगले दिन सुशीला देवी अचानक शोर मचाती हैं, बहू, यह साड़ी नकली है, तूने मुझे असली साड़ी नहीं लौटाई। नहीं माँ जी, मैंने वही साड़ी लौटाई है। भाभी, माँ कभी झूठ नहीं बोलेंगी। सच सच बताइए, असली साड़ी कहाँ है? विजय, यह क्या तरीका है? भाभी से ऐसे बात मत करो। आखिरकार सब लोग रेखा के कमरे में जाते हैं। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी, इसलिए नकली साड़ी लौटा दी। यह तीसरी साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। बेटी, जादुई साड़ी तो आखिरकार तुम्हें ही मिलने वाली थी, फिर चोरी की क्या जरूरत थी? अब सवाल उठा, असली जादुई साड़ी कौन सी है? सबने एक एक कर तीनों साड़ियों को आदेश दिया, साड़ी हरे रंग में बदल जा, गुलाबी रंग में बदल जा, नारंगी रंग में बदल जा। लेकिन कोई भी साड़ी रंग नहीं बदली। सभी हैरान रह गए, मतलब असली जादुई साड़ी तो गायब हो चुकी थी। अब सब साधु बाबा के पास गए। तुम सबके मन में संदेह है, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा, अब साड़ी से ही पूछ लेते हैं। हे जादुई साड़ी, अपने चुराने वाले को पहचान। मुझे माफ कर दो भैया, मैं शहर जाकर इसे अच्छे दामों में बेचना चाहता था। मेरी नियत पहले ही दिन बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने बाजार से एक साधारण साड़ी खरीद ली थी और मौका मिलते ही साड़ी बदल दी, ताकि इल्जाम भाभी पर लगे और मैं बच जाऊं। विजय, तुमने बहुत गलत किया। लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। साड़ी में कोई दोष नहीं है, दोष तुम सबके मन का है। जब तक मन से लालच नहीं जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडिट बाय किशन सोलंकी। रोहन नगर राज्य में एक गरीब मेहनती किसान दिनेश रहता था। उसका लड़का सुरेश कोई भी कामकाज नहीं करता था। वो दिन भर बस गांव में घूमा करता था। बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें भी उगाई है, अब कुछ काम काज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो, आपने मुझे पैदा किया है, मुझे जीवन भर खिलाने का आपका ही फर्ज है। अपने फर्ज को निभाओ, मैं तो कुछ काम काज नहीं करूँगा। ये कहकर वो झुपड़ी से बाहर निकल गया। सावित्री, मैं तो सुरेश को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूं?
क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि महाराज के दरबार में जाकर सुरेश के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज सुरेश को दरबार में बुलाकर डांट डपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। शायद तुम ठीक कहती हो सावित्री, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन दिनेश रोहन नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा। दुआई है महाराज, दुआई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम है सुरेश। इस आस के साथ कि बड़ा होकर वो मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड चाव से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा सुरेश मेरा कोई काम नहीं करता। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता रहता है। मेरे समझाने पर कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा। ओ, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसी समय जाओ और सुरेश को हमारे सामने पेश करो। ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही सुरेश को लेने के लिए चला गया। सुरेश, क्या ये तुम्हारे पिता है? हाँ महाराज, ये मेरे पिता है। बताइए क्या बात हो गई? क्यों रे सुरेश, तुम इतने जवान और हटे कटते हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? महाराज, मैं काम काज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और काम काज सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। सुरेश, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बुढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सुरेश ने हैरान होते हुए कहा, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठले और कामचोरों के बस का तो ये काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। सुरेश, तुम मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की ये बात सुनकर सुरेश को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, ओ, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए, तब पिता ने कहा, चलो सुरेश, घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। सुरेश, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कहता हूँ पिताजी, भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब तो आपके कलेजे को ठंडा पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धाम करूँ या ना करूँ, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात पक्की है। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला गया। सुरेश के जाने के बाद दिनेश सोचने लगा, जाने भी दो इसको, जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस लौट आएगा। इधर सुरेश नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी और सुरेश पेड़ के डाल पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। सुरेश ने पेड़ से नीचे जाका तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके सामने हीरे सोने की अशफियां और मोतियों से भरी हुई एक संदूक पड़ी थी। वो अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ सुरेश ये समझ गया कि अवश्य ही ये कोई चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ पर आ गया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सुरेश इन्हीं सोच विचार में डूब गया और उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वो फिसलकर पेड़ के नीचे आ गिरा। अरे कौन हो और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों बैठे थे?
मेरा नाम सुरेश है और मैं घर से रुठकर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब सुरेश ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वो चोर मन ही मन में सोचने लगा, ये लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। सुरेश, मेरा नाम सागर चोर है। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? हाँ सुरेश, चोरी का काम करके तुम जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा शमशेर सिंह से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। बात तो आप ठीक कहते हो, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नीलवन के जंगल में है, हम वहीं चल कर रहेंगे। फिर वो दोनों सागर के घर की ओर निकल पड़ी। जल्दी ही वो दोनों उसके घर पहुंच गए। सुरेश, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश सुरेश। उधर सुरेश के माता पिता सुरेश के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। काश मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने अशोक की बेइज्जती नहीं करवाई होती तो वो आज हमारे पास होता। पता नहीं वो भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। फिर सुबह होने पर चोर सुरेश को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। सुरेश, मैंने आज तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर सागर चोर ने सुरेश को चोरी करने के सारे गुण सिखा दिए। सुरेश ने सागर चोर के साथ मिलकर कई जगह पर चोरियां की और वो एक के बाद एक कई चोरियां करता गया। अब वो एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन सुरेश ने अपने गुरु से कहा, गुरु, मैं रोहनंदा के राजा शमशेर सिंह के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश? मैं ठीक कहता हूँ गुरु। शमशेर सिंह ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई कामकाज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते सुरेश ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, अपना राज खजाना पूरा चोरी हो गया और वहाँ चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। फिर राजा चिट्ठी लेकर उसे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था, राजा शमशेर सिंह, याद करो एक दिन आपने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आप आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो, मैंने आपका खजाना चोरी कर लिया। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो ये उस सुरेश का काम है जिसके पिता कुछ दिनों पहले दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। मंत्री, दिनेश किसान के घर जाकर सुरेश को पकड़कर लेकर आओ। मंत्री बिना समय गवाए दिनेश किसान की झोपड़ी पर गया। दिनेश, तुम्हारा बेटा सुरेश कहाँ पर है? वो तो कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ? दिनेश, तुम्हारा बेटा सुरेश कहाँ पर है? वो तो कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ? हाँ, चोरी का मामला, उसने राजा के खजाने में चोरी की है। अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। हो मेरे मालिक, इसका मतलब कि मेरा बेटा सुरेश चोर बन गया है। मंत्री ने जब अशोक को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह सुरेश की जगह पर उसके माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गया। ये क्या है? सुरेश की जगह पर तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, सुरेश वहाँ पर नहीं था, जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं पर छिपा रखा होगा। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। उधर राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद सुरेश और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। फिर एक दिन जब सुरेश और उसका गुरु चोरी करके वापस अपने घर लौट रहे थे, तब जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी।
बारिश से बचने के लिए वे दोनों गाउन में ही एक दरवाजा खटखटाने लगे तो अंदर से आवाज आई। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को बारिश में दरवाजा खटखटा रहा है? हम परदेशी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं, क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है? मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले लिया। हमारे यहाँ पर अतिथियों का सत्कार किया जाता है, आप लोग बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। सुरेश ने जब सेठ की बेटी को देखा तो अशोक उसके ऊपर मोहित हो गया। जब सुरेश और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो सुरेश ने अपने गुरु से कहा, गुरु, ये लड़की मेरे दिल को बहा गई है, क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा। मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए। श्रीमान जी, ये मेरा बेटा सुरेश है, मेरे पास लाखों की संपत्ति है, नीलवन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं न कहीं तो मुझे अपने पुत्री का विवाह करना ही है। आप ये बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? कुछ नहीं, इसे कुछ करने की आवश्यकता भी क्या है? इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका पुत्र कुछ काम धंधा या कारीगरी जानता भी है। यदि जानता है तो क्या? मेरे पुत्र ने कभी कोई काम धंधा या कारीगरी नहीं सीखी, इसे कुछ सीखने या जानने की आवश्यकता भी क्या है? यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है, मेरे मरने के बाद सभी कुछ इसी का ही तो होगा। माफ कीजिए श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी सुमिका का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुरुओं का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना सीखा हो, क्योंकि धन दौलत तो मेरे पास भी बहुत है। अच्छा, तो यह बात है। तब सुरेश और अशोक घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप वहाँ से चल दिए। अशोक, तुमने सुन लिया, सेठ अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है? कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में सुलेखा से विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? सुलेखा के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। गुरु, मैं किसी रात को सुलेखा के घर पर हमला करूंगा और सुलेखा को बलपूर्वक अपने साथ ले आऊंगा। ऐसा अनर्थ कभी ना करना अशोक। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाओगे तो उसके साथ विवाह करने के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि तुम सचमुच सुलेखा के साथ विवाह करना चाहते हो तो चोरी के अलावा तुम्हें कुछ और कामकाज भी सीखना चाहिए, तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। आप ठीक कहते हो गुरु, मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही घर जाइए, मैं इसी समय कोई ना कोई काम धंधा सीखने का जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, मैं नीलवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर सागर वहाँ से चला गया और सुरेश भी एक गांव में जा पहुँचा और एक सुनार की दुकान पर गया। सेठ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ, क्या आप यह काम मुझे सिखाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? दिन? अरे भले मानव 3-4 वर्ष लग सकते हैं, तो मैं इतने दिन धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे आप 3-4 दिनों में ही यह काम सिखा कीजिए। लगता है तो कोई मूर्ख है, तो मेरा काम नहीं सीख सकता। जा यहाँ से, मेरा समय खराब मत कर। सेठ ने डांट फटकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। सुरेश बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहाँ जहाँ भी गया हर कोई उससे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। अशोक हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी उधेड़बन में जब वह जा रहा था तो देखा कि कुछ मजदूर सर पर अनाज की बोरियां ले जा रहे थे। उन्हें देखकर सुरेश सोचने लगा, मजदूरी ऐसी कला है जो बिना सीखे ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। ऐसा सोचकर सुरेश भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होने पर सुरेश को उसकी मजदूरी मिल गई। पैसे लेकर सुरेश सीधा सुमति के घर की ओर निकल गया। मैंने आज ही आपके कहे अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है।
यह पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे? मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले ही दिन सुरेश और सुमति का विवाह हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद सुमति के पिता सुमति से मिलने के लिए उसके घर गए। सुरेश बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करनी ही है तो किसी दूसरे के यहाँ क्यों करते हो? अपने खेतों में ही मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आप यह क्या कह रहे हैं पिताजी? सुरेश बेटा, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम रोहन नगर के एक किसान के बेटे हो। मोहन की यह बात सुनकर सुरेश थोड़ा हैरान हो गया। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर राहगीर बनकर आए थे, फिर तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत पसंद आए थे और वह तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया था। शायद आप ठीक कहते हैं गुरुजी। यदि मैं चोरी आजीवन छोड़ना चाहूँ तो आप क्या मुझे इसकी आज्ञा देंगे? क्यों नहीं दूंगा। तुम चाहो तो आज ही और इसी समय ही चोरी छोड़ सकते हो। तो फिर गुरुजी मुझे वह धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा शमशेर सिंह के खजाने से चुराया था। सागर ने वह सारा धन सुरेश को दे दिया। सुरेश उस धन को और अपनी पत्नी को लेकर अपने रोहन नगर की ओर चला गया। अपने नगर पहुंचकर वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्सा किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने आया हूँ। अरे, यह अनहोनी कैसे हो गई? परंतु फिर भी तुम सही रास्ते पर लौट आए हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। सुरेश ने लुटा हुआ सारा धन महाराज को लौटा दिया और बदले में महाराज ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब सुरेश अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। Please subscribe. Thanks for watching. रोहन नगर राज्य में एक गरीब मेहनती किसान दिनेश रहता था। उसका लड़का सुरेश कोई भी कामकाज नहीं करता था। वो दिन भर बस गांव में घूमा करता था। बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें भी उगाई है। अब कुछ काम काज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका ही फर्ज है। अपने फर्ज को निभाओ। मैं तो कुछ काम काज नहीं करूँगा। ये कहकर वो झुपड़ी से बाहर निकल गया। सावित्री, मैं तो सुरेश को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि महाराज के दरबार में जाकर सुरेश के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज सुरेश को दरबार में बुलाकर डांट डपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। शायद तुम ठीक कहती हो सावित्री। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन दिनेश रोहन नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा। दुआई है महाराज, दुआई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम है सुरेश। इस आस के साथ कि बड़ा होकर वो मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड चाव से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा सुरेश मेरा कोई काम नहीं करता। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता रहता है। मेरे समझाने पर कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा। ओ, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसी समय जाओ और सुरेश को हमारे सामने पेश करो। ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही सुरेश को लेने के लिए चला गया। सुरेश, क्या ये तुम्हारे पिता है? हाँ महाराज, ये मेरे पिता है। बताइए, क्या बात हो गई? क्यों रे सुरेश, तुम इतने जवान और हटे कटते हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाते पिलाते?
महाराज, मैं काम काज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और काम काज सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। सुरेश, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बुरे माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सुरेश ने हैरान होते हुए कहा। महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठले और कामचोरों के बस का तो ये काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। सुरेश, तुम मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की ये बात सुनकर सुरेश को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, ओ, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान! ये राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए, तब पिता ने कहा, चलो सुरेश, घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। सुरेश, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कहता हूँ पिताजी, भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब तो आपके कलेजे को ठंडा पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धाम करूँ या ना करूँ, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात पक्की है। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला गया। सुरेश के जाने के बाद दिनेश सोचने लगा, जाने भी दो इसको, जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस लौट आएगा। इधर सुरेश नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी और सुरेश पेड़ के डाल पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। सुरेश ने पेड़ से नीचे जाका तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके सामने हीरे सोने की अशरफियां और मोतियों से भरी हुई एक संदूक पड़ी थी। वो अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ सुरेश ये समझ गया कि अवश्य ही ये कोई चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ पर आ गया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सुरेश इन्हीं सोच विचार में डूब गया और उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वो फिसलकर पेड़ के नीचे आ गिरा। अरे कौन हो और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों बैठे थे? मेरा नाम सुरेश है और मैं घर से रुककर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब सुरेश ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वो चोर मन ही मन में सोचने लगा, ये लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। सुरेश, मेरा नाम सागर चोर है। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? हाँ सुरेश, चोरी का काम करके तुम जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा शमशेर सिंह से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। बात तो आप ठीक कहते हो, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नीलवन के जंगल में है, हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वो दोनों सागर के घर की ओर निकल पड़ी। जल्दी ही वो दोनों उसके घर पहुंच गए। सुरेश, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश सुरेश। उधर सुरेश के माता पिता सुरेश के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। काश मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने अशोक की बेइज्जती नहीं करवाई होती तो वो आज हमारे पास होता। पता नहीं वो भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। फिर सुबह होने पर चोर सुरेश को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था।
सुरेश, मैंने आज तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर सागर चोर ने सुरेश को चोरी करने के सारे गुण सिखा दिए। सुरेश ने सागर चोर के साथ मिलकर कई जगह पर चोरियां की और वो एक के बाद एक कई चोरियां करता गया। अब वो एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन सुरेश ने अपने गुरु से कहा, गुरु, मैं रोहनंदा के राजा शमशेर सिंह के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश? मैं ठीक कहता हूँ गुरु। शमशेर सिंह ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई कामकाज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते सुरेश ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, अपना राज खजाना पूरा चोरी हो गया और वहाँ चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। फिर राजा चिट्ठी लेकर उसे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था, राजा शमशेर सिंह, याद करो, एक दिन आपने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आप आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो, मैंने आपका खजाना चोरी कर लिया। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो ये उस सुरेश का काम है जिसके पिता कुछ दिनों पहले दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। मंत्री, दिनेश किसान के घर जाकर सुरेश को पकड़कर लेकर आओ। मंत्री बिना समय गवाए दिनेश किसान की झोपड़ी पर गया। दिनेश, तुम्हारा बेटा सुरेश कहाँ पर है? वो तो कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ?